अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ हमने शजरकारी के हवाले से करना है कि इन दिनों आपको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में हैं और सिर्फ मई के महीने में आप देखें तो पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिला है। तो सोचें कि जून और जब जुलाई आएगा तो उसकी गर्मी कैसी होगी। इसकी बहुत सी माहौलियाती वजूहात है। किसी ज़माने में इंसानों के लिए फ़ितरत का एक हसीन तोहफ़ा जो था ना वो दरख्त हुआ करते थे। हमारे बचपन में शहर का कोई छोटा बड़ा कदीम जदीद घर ऐसा नहीं था कि जिसमें मैंने नीम, पीपल, आम, जामुन या फिर अमरूद का कम से कम एक दरख्त ना देखा हो। लेकिन आज किसी घर में, किसी गली मोहल्ले में दरख्त तो क्या कोई पौधा तक नज़र नहीं आता है और इसकी वजह हम लोग ही हैं, खुद ही हैं। हर जगह से दरख्तों, पौधों, खेतों और फसलों का सफाया करने में भी हमारा ही हाथ है, जिसका खुमियाजा जो है वो आज हमें शदीद गर्मी और बारिश से महरूमी या फिर खुश्क साली की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। मौजूदा दौर जो है वो इतना तेज़ रफ्तार है। सनती तरक्की से पहले आपको पता है कि जंगलात की कसरत और फितरत से छेड़छाड़ ना करने के बायस ना आलूदगी का मसला इतना नहीं था। लेकिन अब क्योंकि कारखाने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सन्नती फैक्ट्रीज़ की निकासी के मुनासिब इंतज़ामात नहीं हैं, दूसरा कि आबादी का बेहंगम फैलाव है, आलूदगी पैदा करने वाले ईंधन का बेदरेग इस्तेमाल है, जंगलात और दरख्तों की बेतहाशा कटाई है और इस तरह के मुख्तलिफ असबाब की वजह से माहौलियात में अदम तवाज़ुन पैदा होता जा रहा है। अब आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से जहाँ तरह तरह की लाइलाज और मुहलिक बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, वहीं गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो रहा है, खुश्क साली का खदशा पैदा हो रहा है, बारिश की कमी हो रही है, कहत साली जैसे ख़तरनाक मसाइल और मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा है। अब मुल्क में इस बढ़ती हुई आलूदगी और मौसमी तब्दीलियों से हम सब बाखूबी आगाह हैं। शजरकारी जो है वो मुल्क व मिल्लत के लिए वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है। लिहाजा हम सब का ये फ़र्ज़ है कि तमाम लोग, हम सब मिलकर अपने हिस्से का एक दरख्त तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं ना, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन माहौल की जो बुनियाद है ना वो रख सकें और जब उनको हम विरासत में कुछ देकर जाएं तो अच्छा माहौल भी उसमें से एक चीज़ हो। आप पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब कुछ छोड़ जाएंगे, लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं होगा, मुज़र सेहत माहौल होगा, तो वो इन सारी अयाशियों को या फिर आसाइशों को किस तरह कह लें कि खुशउस्लूबी से इस्तेमाल कर सकेंगे या उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसलिए माहौल पे अब ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जो हम अपने नस्लों के लिए छोड़ कर जाएँ वो कितना अच्छा होना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम। अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ डायबिटीज़ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक सिर्फ मीठे खानों से नहीं होता बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदाज से होता है। क्या आप ये जानते हैं कि अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो प्री डायबिटिक से डायबिटिक बनने से बचा जा सकता है। और वो लोग जो पहले ही शुगर के मरीज़ बन चुके हैं और जिन मरीज़ों को शुगर की वजह से गुर्दों या फिर आंखों पर असर पड़ रहा है, वो क्या करें? क्या सिर्फ दवाइयाँ ही उनका वाहिद हल है या फिर न्यूट्रिशन, हिकमत और जदीद मेडिकल साइंस मिलकर एक बेहतर नताइज भी उन्हें दे सकते हैं? तो आज हम अपने सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, ज़हरा मंसूर है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह की खुराक जो है वो डायबिटीज़ के लोगों को खानी चाहिए जो कि शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। उनके साथ साथ हमें जो है वो डॉक्टर साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर हाफिज़ा नाज हैं जो कि डायबिटिक एक्सपर्ट है, जो हमें बताएंगी कि जदीद साइंस के क्या तकाज़े हैं, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। और जिस तरह मैंने पहले भी बात की है स्टोरी में भी कि टाइप 1 भी बहुत ज़्यादा और ख़ासतौर पर बच्चों में भी ये पाई जा रही है। तो इंसुलिन का इस्तेमाल कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, इस पर भी बात करेंगे डॉक्टर साहिबा से। तो आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर साहिबा और ज़रा आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप दोनों? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और साथ ही साथ हिकमत के हवाले से भी हमने बात करनी है कि हिकमत में डायबिटीज़ का या शुगर का इलाज क्या है, उसमें किस तरह का तरीका इलाज है, क्या क्या नुस्खे हैं जो कि आप घर में कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए फरहान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
आपसे भी आज हमने डायबिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर पूछना है कि डायबिटीज़ में क्या क्या हिकमत है और हिकमत में डायबिटीज़ के हवाले से क्या क्या इलाज मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी कि ये डायबिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती जा रही है, वो टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो। अब जैसे मैंने टॉप स्टोरी भी पढ़ी तो बच्चों में भी टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो पाई जा रही है, इंसुलिन का भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर बात करें कि प्री डायबिटिक है और डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा क्या अमल वो कर सकते हैं कि वो डायबिटिक ना हो? अगर वो प्री डायबिटिक है तो वो ऐसा क्या अमल कर सकते हैं कि वो डायबिटिक ना हो? मुनीबा बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, क्योंकि प्री डायबिटीज़ की भी जो तादाद है वो आवाम में बढ़ती जा रही है। वो बहुत हद तक उसके अंदर हमारे लाइफस्टाइल का भी रोल है और ऑब्वियसली जीन्स का भी रोल है। इसमें जो प्री डायबिटीज़ है वहीं पे सारा बीमारी का अमल शुरू हो जाता है। सो अगर इनकी सिर्फ शुगर ब्लड में नहीं आ रही है, लेकिन इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो वही स्टार्ट हो गई हैं जो कि एक शुगर के पेशेंट्स के अंदर होनी थी। सो अगर इलाज शुरू करना है तो यही वो राइट स्टेज है जिस पे आप इलाज शुरू कर दें। अगर कर लेते हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर ले लेते हैं। प्री डायबिटीज़ में भी इलाज हो सकता है? जी, प्री डायबिटीज़ में देखिए, प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जिसमें अभी शुगर नॉर्मल नहीं है, हाँ, लेकिन डायबिटिक भी नहीं है, मतलब दरमियानी वाला रास्ता। ओके। सो चूँकि ये बॉडी का वार्निंग साइन है कि अब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो हट गया है नॉर्मल से, और इससे आपके गुर्दे में, आंखों में, आपके दिल पे असरात आना शुरू हो जाएंगे। ओके। सो यहीं पे इलाज का अमल शुरू होगा। इलाज में बहुत आसान से कुछ स्टेप्स हैं जो हम कैजुअली शायद कह देते हैं, लेकिन वो ईजियर सेड देन डन वाली बात है कि जी, सबसे पहले तो अपना वज़न कम करिए। 5 से 7% आपका जितना भी बॉडी वेट है उससे 5 से 7% भी अगर आप कम कर लेंगे तो यू कैन रिवर्स इट। ओके, वाओ। एंड सेकेंडली इसके अंदर कुछ दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं। डॉक्टर की बहुत सारी अब डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं, कुछ नोन हैं और कुछ अब आ रही हैं जिसके लिए आप ले सकते हैं। इवन अब वज़न कम करने के लिए अद्वियात आ गई हैं जो इसको रिवर्स करने के अंदर रोल प्ले कर रही हैं। ओके। सो नई साइंटिफिक काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। तीसरा जो बल्कि उसको शायद दूसरा कहना चाहिए था, ग़िज़ाइयत में अपने चेंज लाएं और न्यूट्रिशन का जो है वो उसका बैलेंस दोबारा से डालिए। जो हम बैलेंस्ड एक न्यूट्रिशन हमारे साथ में वो बेहतर तौर पे हमें ज़रूर बताएंगे, लेकिन जो हम मुतवाज़न ग़िज़ा जो हमारा बचपन से यहाँ पे, अगर अर्बन या आप लाहौरियों की बात करें तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बिगड़ चुका है मेरा ख्याल से। उसी तवाज़ुन को अगर हम वापस लेकर आएँ तो ये बड़ा अच्छा हमारे अंदर बड़ा मेन रोल प्ले करता है इसको कंट्रोल करने का प्री डायबिटीज़ के। मतलब हम लोग प्री डायबिटीज़ को अगर अच्छे तरीके से कंट्रोल कर दें तो हम डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपको पता चल गया है कि आप प्री डायबिटीज़ हैं, आप उस लाइन से, बॉर्डर लाइन से ऊपर जा चुके हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास अभी भी चांस है, आपने घबराना नहीं, आपके पास अभी भी चांस है कि आप अपनी डेली लाइफ को, अपनी डाइटरी हैबिट्स को, अपने पैटर्न को चेंज करके डायबिटिक होने से ख़ुद को बचा सकते हैं। तो ये आपके पास चांस मौजूद होता है। अब मैं ज़ारा की तरफ चलूँगी। ज़ारा, प्री डायबिटिक है, वही मामलात, डायबिटीज़ होने से बचनी है हमने, तो ऐसे कौन सी डाइट है जो कि हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ताकि हमारी ये रिवर्स हो जाए, प्री डायबिटीज़ से ही हम डायबिटिक ना हो? सबसे पहले मुनीबा, डायबिटीज़ का वर्ड जब हम सुनते हैं ना तो डर जाते हैं कि अब हमें शुगर हो गई है और अब तो हम बस मज़ीद से मज़ीद ख़राब ही होगी। बट ये मैं पहले भी आके बता चुकी हूँ कि इट इज़ टोटली रिवर्सिबल। इन सम केसेस तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है। किस तरह से, अगर आप उसको सही स्टेज के ऊपर जो है वो आप उसको केटर कर लें, उसका ध्यान कर लें, तो ये टोटली रिवर्सिबल है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लाइंट्स थे जिनकी शुगर जब हम चेक करते थे तो फास्टिंग में 300 प्लस आती थी। वो मेडिसिन भी ले रहे थे, थेरेपी भी ले रहे थे, सब चीज़ उनकी साथ चल रही थी, बट ये था कि डाइट के थ्रू उनकी शुगर जो है
फास्टिंग हमने कंट्रोल सबसे पहले करना शुरू की। तो मतलब अगर आप कोशिश करें और प्रॉपर डाइट यूज़ करें विद मेडिकेशन तो आई थिंक इट इज़ रिवर्सिबल। तो क्या डाइट होनी चाहिए, मतलब अगर प्री डायबिटीज़ हैं आप तो आपकी क्या डाइट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी है? मतलब शुगर हो जाती है तो हमें कहते हैं जी आप चावल, रोटी, चीनी छोड़ दें, ये सारी चीज़ें, मीठे मशरूबात छोड़ दें, मीठे फल छोड़ दें। तो क्या अगर आप प्री डायबिटिक है तब भी आपने ये चीज़ें छोड़ देनी है क्या? मुनीबा, जब आपको डायबिटीज़, आप प्री डायबिटिक होते हैं या डायबिटिक होते हैं, आपको अपनी मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ती है डाइट के अंदर, ठीक है। जब आप एक दफ़ा, जब एक डायबिटिक बंदा है ना, उसके पास तो मेडिसिन है, वो तो कहता है कि मैं थोड़ी बहुत अगर चीटिंग करता भी हूँ ना तो वो कहता है कि मैं तो गोली खा लूँगा या मेरी इंसुलिन मुझे मैनेज कर लेगी। मगर जो प्री डायबिटिक है, जिसको भी ख़ुद भी नहीं शायद पता कि वो इस जोन में आ चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना है नहीं है ट्रेंड के लोग एनुअली टेस्ट करा रहे हैं अपना। HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि आपको पूरी एक फिगर दे देता है कि 3 मंथ्स के अंदर आपकी शुगर लेवल कहाँ स्टैंड कर। मैं अभी हकीम साहब की तरफ चलूँगी और वो हमारे लिए क्या नुस्खाजात लेकर आए हैं डायबिटीज़ से बचने के लिए। चले जी उनकी तरफ चलते हैं। हकीम साहब, क्या लेकर आए हैं आप डायबिटीज़ के लोगों के लिए? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने ये जो है ना आज का टॉपिक बड़ा अच्छा रखा है। तो जैसे बात की बहना भी, हमें इससे पहले दिमागी तौर पे ना दिमाग के ऊपर जो सवार कर लेते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कुरान मजीद में है कि खाओ पियो लेकिन एहतियात के साथ। हम क्या करते हैं खाने पीने में, और ये आजकल डॉक्टर साहब ने भी जैसे बात की, सबसे ज़्यादा पेशेंट टाइप 2 का है। और टाइप 2 में सबसे ज़्यादा जो मसला है ना, आप हार्ट पेशेंट को कहेंगे ना तो वो शायद परहेज़ कर ले, लेकिन शुगर पेशेंट है, इसको परहेज़ करवाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। और शुगर पेशेंट जो है ये परहेज़ क्यों नहीं करता, इसे एक बड़ा पता होता है कि मैंने जाके ग्लूकोफेज या कोई टैबलेट खा लेनी है या इंसुलिन लगवा लेनी है, इसी शौक में वो हर चीज़ खाई जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर साहब अभी मानेंगी बात कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आप लगातार खाती हैं वो साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है। और ख़ुसूसन जितनी भी शुगर मेडिसिन है वो किडनी के ऊपर अफेक्ट डालती है। आप देखें जो भी शुगर पेशेंट होता है, कुछ अर्सा दवाई खाने के बाद उसे वो ब्लड प्रेशर की टैबलेट शुरू कर देते हैं। और ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ अर्सा खाने के बाद वो साथ स्लीप नींद की दवाई शुरू कर देते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है, एंड आखिरकार मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा किडनी फेलियर के जो पेशेंट आते हैं, क्रीएटिनिन और यूरिया बड़ा होता है, उसमें ज़्यादातर मैंने शुगर के पेशेंट की तादाद देखी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा अलमिया, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कितने ही ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने रिवर्स की है, इंसुलिन और टैबलेट वगैरह चलवाई है। उसमें खास करके सबसे पहला जो कदम है एक्सरसाइज, सुबह के टाइम पे वॉक जो है ना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतने पेशेंट, और जो आजकल योगा या एक्सरसाइज किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज करें। और खाने पीने में ये जो हम जो भी चीज़ खा लेते हैं, जैसे प्री डायबिटीज की बात हो रही है, तो उसमें भी आप एहतियाती तदाबीर, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, ख़ुसूसन ये चीनी की बनी हुई अग़ज़िया, वो छोड़ दें। फल खाएं आप, लेकिन फल में भी ऐसे फल खाएं जिनमें खटास हो थोड़ी सी, ठीक है। लोगाट खा लें, आड़ू खा लें, ठीक है। पपीता मीठा है लेकिन पपीता इसके लिए बहुत अच्छा है, पपीता इस्तेमाल कर लें। चले एक हमारे साथ कॉलर हैं जिन्होंने गुजरात से हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद इकबाल उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल करना किया आपसे कि 300 साढ़े 300 मेरे ख्याल से अंदर हमारे गेस्ट को जो है ना वो आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे आवाज़ आ रही है। बोलिएगा इकबाल साहब। मैंने सवाल किया है कि 300 साढ़े 300 से शुगर कम नहीं होती, या इंसुलिन लगाते हैं फिर भी कम नहीं होती, इसका कंट्रोल रखने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब आपकी जो शुगर है वो 300 से कम नहीं होती है, आप इंसुलिन भी लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कम नहीं हो रही है। ठीक है इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपका जवाब जो है ना हम डॉक्टर साहिबा से लेते हैं। क्या वजह है कि 300 से शुगर कम नहीं होती इंसुलिन लगाने के बावजूद भी? शुगर कंट्रोल ना होने के बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जी। एक तो ये कि वही बेसिक चीज़ें हैं कि खाना कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, इंसुलिन बाज़ दफ़ा हर दवाई जो है ना वो जो है ना बिल्कुल ये कि अगर कोई भी जैसे कहते हैं कि ये दवाई ले लें और उससे सही हो जाएगा। देखिए दवाइयाँ जो है ना वो बेस्ड ऑन
मरीज़ के ऊपर होती हैं कि जो मरीज़ की नीड है इस वक्त, जो उसको ज़रूरत है, अगर उसके मुताबिक सेट करके दी जाएगी तो बिल्कुल काम करेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम ना करे। ठीक है। दूसरा, इंसुलिन अगर काम नहीं करी है, उसकी ये वजूहात भी हो सकती हैं कि बाज़ दफ़ा इंसुलिन की स्टोरेज में या उसके लगाने के तरीके में भी प्रॉब्लम होता है और इंसुलिन डीएक्टिवेट हो जाती है या गैर मौसर हो जाती है, जिसकी वजह से आप दवाई लगा तो रहे होते हैं लेकिन दवाई में असर ही नहीं होता है। सो जिस भी आप फार्मेसी से इंसुलिन ख़रीदते हैं, मेक श्योर कि वो 24/7 फार्मेसी हो। ठीक है। ताकि उसकी कोल्ड स्टोरेज आपको वो उसके अंदर एक आइस बॉक्स के अंदर डाल के इंसुलिन दे और आप घर जाके उसे फ्रिज के अंदर रखिए। फ्रिज से निकाल के आप लगाइए। जो लगाने का तरीका है उसको आप समझ लीजिए, किस तरह से भरना है, कैसे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, जगह को बदल ये सब स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं इन कंट्रोलिंग। ठीक है। प्लस इंसुलिन जब भी लग रही होती है वो खुराक के साथ मैच करके दी जाती है। इंसुलिन के काम करने, कई तरह के इंसुलिन के काम करने के तरीके हैं। ठीक है। सो अगर आप खाने के बाद इंसुलिन लगा रहे हैं तो इफेक्टिव नहीं होगी, खाने से फ़ौरन पहले लगा रहे हैं तो और आपकी इंसुलिन के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर पहले लगनी है। ठीक है। तो मतलब ये आपको आपका जो डॉक्टर है वो अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि आप किस तरह इंसुलिन लगा रहे हैं, अच्छे तरीके से लगा भी रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। हकीम साहब की तरफ चलते हैं। जी हकीम साहब। इसमें जो है मैं समझूंगा कि एक तो डाइट प्लान के ऊपर अमल करें, अपनी डाइट में वो अपनी बेहतरी लाएं, क्योंकि खाने में हम क्या करते हैं, एहतियात नहीं करते। और मैं नुस्खा एक बताता हूँ, बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ अगर सुबह शाम वॉक की जाए तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में उनकी 300 से कम आ जाएगी और नॉर्मल रूटीन गुजारेंगे। ठीक है जी। उसमें ना ये मेथी दाना, मेथरे भी ले सकते हैं, मेथी दाना भी ले सकते हैं, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ है कलवंजी। अच्छा। ये दोनों चीज़ें रात को आप पानी में भिगो दें और सुबह ये साथ साथ खा भी लें और पानी भी पी लें। इसके साथ एक और अभी है फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम अलसी कहते हैं। अगर अलसी, कलवंजी और मेथी दाना ये तीनों चीज़ें मिक्स करके पाउडर फॉर्म में करके, तो आप ये भी चम्मच का चौथाई हिस्सा या बड़ा कैप्सूल जो है 1000 mg का वो लेना शुरू कर दें सुबह शाम, तो ये बड़ा बेहतरीन इलाज है और इससे बड़ी जल्दी नॉर्मल हो जाती है। मेथी दाना, कलौंजी और फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो सुबह लेने शुरू कर दें। बिल्कुल, ये इसके लिए बड़ी बेहतरीन है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक नुस्खा आम आबाओ अजदाद से चलता आ रहा है और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। इनमें सिर्फ एक है ये पनीर डोडी, जो टाइप 1 पे मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और इसका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। क्योंकि टाइप 1 जो है इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, तो इसका इलाज ज़रा मुश्किल होता है। हाँ। और दूसरी जो है ना टाइप 2, इसमें ज़्यादातर फैटी लीवर और खुराक की वजह से होती है, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। तो उसके ऊपर ये जो हम अक्सर नुस्खे देखते हैं कि ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, और जिसके ऊपर जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर उसकी फिजिक के ऊपर फिट आ गया तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसमें ये अक्सर औकात चलिए, इससे पहले एक और कॉलर है हकीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रीना है जिन्होंने हमें मॉडल टाउन लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, शुक्र है खुदा का। आप सुनाए, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रीना, क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं डॉक्टर से ये सवाल करना था कि जो शुगर की वजह से पाँव दर्द हैं और हड्डियों में स्पेस आ जाता है, ठीक है, और जिस्म बिल्कुल लागर हो जाता है, तो उसके लिए क्या इलाज है? ठीक है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रीना साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, उनका सवाल ये है कि शुगर है और शुगर की वजह से उनके एक तो पाँव में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो यंग एज फीमेल होंगी। अक्सर जो ख़वातीन हैं हमारी, उनके अंदर आपको पता है कि 30 साल तक जो है ना वो आपकी बोन्स जो है वो बिल्ड होती रहती हैं। उनको कैल्शियम चाहिए, अगर अच्छा कैल्शियम विटामिन डी मिलता रहेगा तो हमारी बोन्स बड़ी हेल्दी रहेंगी। ठीक है। शुगर अगर हो गई है साथ में, तो उससे होता ये है कि जब 23 साल के बाद वैसे भी बोन ने जल्दी यानी उसने अपना लॉस करना शुरू कर देना, गेन नहीं करेगा। सो अगर डायबिटीज़ है तो ये इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सकता है। सो शुगर का एक अच्छा कंट्रोल के साथ कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस जो हैं दे कैन हेल्प हर अ लॉट। प्लस इसके अलावा ज़रूर अपने आप को पाँव का जो चेकअप है वो हर साल ज़रूर होना चाहिए अपने डॉक्टर के पास। जब आप जाते हैं तो अपने पाँव का मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी है शुगर के साथ, क्योंकि शुगर के अंदर जो न्यूरोपैथी है या पाँव की नर्व्स ख़राब हो जाने, उसकी वजह से भी दर्दें रह सकती हैं, पाँव में जलन रह सकती है, पाँव सुन रह सकते हैं। इस हवाले से ठीक है, इस हवाले से ज़ारा आपके पास कोई उनके लिए डाइट प्लान हो कि हड्डियों की दर्द के लिए या लेथार्जिक, उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ, तो ऐसे में क्या डाइट वो ले सकती हैं कि वो ज़रा एनर्जेटिक भी फील करें और हड्डियों में दर्द भी ना हो?
जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह से ही होता है कि आपके रिजर्व्स टिल एज ऑफ 30 to 32 तक बनते हैं। ठीक है। उसके बाद से हमारे रिजर्व्स नहीं हो रहे होते बॉडी के अंदर, हम अपने रिजर्व्स को यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। हम कुछ चीज़ को अपनी बॉडी में स्टोर दोबारा से नहीं कर सकते, मगर जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है उसको हम कह सकते हैं कि उसका हम हिफाजत कर सकते हैं या उसका ध्यान रख सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन शुरू करें, ख़ास तौर पे शुगर से रिलेटेड, तो उसके साथ एक अच्छा मल्टीविटामिन ज़रूर लें। अच्छा, ठीक और है। अपनी जो डाइट है उसको वेल बैलेंस लें। कैल्शियम के लिए वो क्या कर सकती है? अच्छा, कैल्शियम जो है हमें फूड के थ्रू भी मिलेगा और हमें एक अच्छे मल्टीविटामिन में भी मिलेगा। अगर किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम जो है एक्सेलरेट कर चुकी है तो फिर हम उसको एडिशनल विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड इवन ओमेगास जो हमारे होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, उनको भी हम ऐड कराते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ नहीं दुखती, जॉइंट्स भी दुखना शुरू हो जाते हैं। तो जॉइंट्स को एक ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है और उसके लिए हम ओमेगा 3, 6, 9 ये भी ऐड करते हैं। अच्छा, ये बड़ी अमेजिंग बात है कि आपने ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किसी मल्टीविटामिन या किसी सप्लीमेंट से नहीं लेनी, ये सब चीज़ें हमारी डाइट में मौजूद हैं। जैसे अभी हकीम साहब ने जिक्र किया फ्लैक्स सीड्स का, उनमें ओमेगा 3 भरपूर मिकदार में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमारी डाइट के अंदर जो है फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ नहीं है कि कैल्शियम की कमी की वजह से ही हड्डियाँ दुखने लग गई हैं, वो एक प्रॉपर जो है ना आपकी बॉडी के अंदर सिस्टम जो है वो डाउन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको जगह जगह दर्दें शुरू हो जाती हैं। मतलब आपकी डेफिशिएंसी हो ना, आप प्रॉपर आप डाइट नहीं ले रहे हैं ना, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं आप अपनी। जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, एक साइलेंट डिजीज़ या एक साइलेंट डैमेज की तरह ना प्रिवेल करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, और जब तक पता चलता है तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें एहतियात करते रहना चाहिए, टेस्ट करने चाहिए, अपने करवाने चाहिए एनुअली तो एटलीस्ट। ठीक है, और जिनकी फैमिली की हिस्ट्री हो तो उनको तो मेरे ख्याल तो से ये ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए ना कि होना हमने हर 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो लाजमी कराना ही कराना है टेस्ट। जो है ना हमारे यहाँ यूजुअल बड़ा एक ट्रेंड है कि हम कहते हैं जैसे शुगर हमें पता नहीं चल रही होती साइलेंट, और उसके लिए जैसी दवाई शुरू होती है तो फिर जो भी मसले होते हैं ना ज़िंदगी के वो सब दवाई के ऊपर आ जाते हैं कि वो जी दवाई शुरू की थी डॉक्टर साहब, उसके बाद ही मेरे साथ ना ये होना शुरू। तो ये चीज़ें ना बेसिकली रॉन्ग मैसेज ना चला जाए, इसलिए आई जस्ट वांटेड टू देखिए शुगर जब आपने कंट्रोल करनी है ना तो वो ऐसा कंट्रोल हमें चाहिए कि हर वक्त में एक जैसी शुगर है। हाँ। कभी आपका दिल चाहे कि आज ये खा लें और उसके बाद हम दवाई खा लेंगे, तो इसका मतलब है कि वो रोलर कोस्टर में आप चले जाएंगे, कभी ज़्यादा कभी कम कभी नॉर्मल। कितनी गलत प्रैक्टिस है कि हम मीठा खा लेते हैं, हमारा दिल कर रहा होता है कुछ खाने का और उसके बाद हम कहते हैं जी हम इंसुलिन लगा लेंगे या फिर हम लोग कोई गोली खा लेंगे, और ये कितना रॉन्ग प्रैक्टिस है ये। जी बिल्कुल, और या फिर आप दवाई छोड़ दें कि ये बहुत दिन हो गए दवाई खाते हुए, इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। अगर आप दवाई छोड़ दें उसके बाद आपकी ला मोहल्ला शुगर ज़्यादा हो जाएगी। दवाई छोड़ने से आपकी शुगर नॉर्मल नहीं होगी, दवाई इसीलिए है ताकि वो उसको एक लेवल के ऊपर रख सके। ठीक और है, अगर आप यही करते रहेंगे कि आप रोलर कोस्टर में बैठे रहें तो आपका जिस्म थक जाएगा, आपका जिस्म कमजोरी महसूस करेगा, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आपको दर्द मतलब योर पॉइंट इज दिस कि आपने दवाई नहीं छोड़नी है। दवाई नहीं छोड़नी है। ये सब चीज़ें जैसे आटा है बड़ा ज़बरदस्त मल्टीग्रेन ना, इट हैज़ वो बड़े अच्छे उसके बेनिफिशियल इफेक्ट, लेकिन द थिंग इज़ कि वो रोटी जो है ना वो 6 इंच से ज़्यादा बड़ी होनी नहीं चाहिए आपकी। यू हैव टू कंट्रोल द पोर्शन। अच्छी चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आज उसने सारी खा लेनी है। जी बस ये। अच्छा, लेकिन ये इंसुलिन का मुझे ये बताइए कि इंसुलिन लग जाए और ये कब होनी चाहिए, और बहुत से लोग फिर वो कहते हैं जी हमें अगर एक दफ़ा इंसुलिन लग गई है तो अब हमें सारी ज़िंदगी इंसुलिन लग जाएगी, इस वजह से लोग बहुत घबराते हैं। तो ये इंसुलिन का क्या डर है और क्या मामला है? हाँ जी, ये बड़ा खौफ बड़ा ज़्यादा है। जैसे ही कुछ शायद प्रॉबेबली इसमें मैं कहूँगी कि शायद कुछ डॉक्टर्स का भी कसूर है कि वो इंसुलिन को एज अ हथियार के डॉक्टर्स आज शुगर कंट्रोल कर लें वरना इंसुलिन लगा देंगे आपको। मतलब आप देखिए इंसुलिन एक दवाई है, कब ज़रूरी हो जाती है? इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी पेंसिलिन के बाद अगर कोई हुई जिससे इंसान को वो इंसुलिन है, और हम 100 साल इंसुलिन की डिस्कवरी को हो गए, अभी तक हम यहीं पर हैं कि इंसुलिन तो नहीं डॉक्टर साहब लगा देंगे। देखिए इंसुलिन जो आज से
15-20 साल पहले थी, वो अब काफ़ी हद तक इवॉल्व हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है। कई तरह की इंसुलिन्स आ गई हैं, बड़ी उसके अंदर साइंस ने तरक्की कर ली है। वो सब बहुत, जहाँ आपको कस्टमाइज़ करके आपके मुताबिक अगर डॉक्टर इंसुलिन सेट करके देता है, वो आपके फ़ायदे के लिए होती है। और अगर इंसुलिन लग जाती है, ये देखा गया है कि वो लबलबे को रेस्ट दे देती है, उससे आपका कंट्रोल बेहतर रहता है। लॉन्ग टर्म में इतनी इंसुलिन डेफिशिएंसी नहीं होती है और आप थोड़ी इंसुलिन की डोजेस से कंट्रोल रहते हैं। इन टाइप 2, इन टाइप 1 वो तो जिंदगी है, वो तो आपको लगने अगर नहीं क्योंकि लेगा वो प्रोडक्शन बच्चा, ही नहीं हो रही आपकी बॉडी के अंदर, ग्रोथ नहीं होगी, हाइट नहीं अटेन करेगा, शुगर खराब रहेगी, तो बहुत वो ही आपकी ऑब्वियसली वो बाकी ऑर्गन्स को भी आपका ख़राब करना शुरू कर देगा। तो इसके हवाले से ज़हरा आप बताइए हमें कि ऐसे कौन से, अब आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा था कि वो भी आपकी शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो क्या जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिकॉज़ मैंने जो देखा है शुगर के पेशेंट को, उनको तो हर घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है खाने के लिए, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ उन्हें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अच्छा, कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल है ना, हम उसको यही रिकमेंड करते हैं कि अपनी एक विंडो सेट करें जिसके अच्छा। अंदर आप खाना खाएं। ठीक है, हम किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल को जो है वो रिकमेंड नहीं करते कि आप 8 बजे के बाद जो है वो सॉलिड फूड खाएं। Okay. ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ईदर यू आर डायबिटिक और नॉट, आपको 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। वाई? बिकॉज आप देखें वेस्ट में तो इससे भी पहले वो सफ़र करते वो हैं तो अराउंड 6 5 बजे, हाँ, o'clock 6 o'clock। वाई? बिकॉज अगर आप उस वक्त खा लेते हैं अपना प्रॉपर मील तो वो आपके पास 4-5 घंटे होते हैं टू डाइजेस्ट इट। ठीक है, हर बंदा तो नहीं रात को 1-2 बजे सो रहा, और आप जैसे जैसे शाम होती है आपकी जो एक्टिविटी लेवल है वो ढलता जाता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट प्लेइंग। कुछ लोग होते हैं वो रात को कुछ गेम्स खेलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स करते हैं रात को, बट वो सारे लोग तो नहीं इंटरमिटेंट करते। फास्टिंग करनी चाहिए शुगर के पेशेंट्स अच्छा, को? इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी बहुत रॉन्गली परसीव लोग कर रहे हैं आजकल। वो लोग फाका करें, जैसे उमैड, उसको 1 मील अ डे, वो सिर्फ एक चीज़ खा रहे हैं, एक मील दिन में खाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी एक तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आप 24 घंटे में से 20 घंटे भूखे हैं और 4 घंटे आप कह रहे हैं मैं कुछ खा लूँगा, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप एज वेल, आपकी जिस्म की रिक्वायरमेंट क्या है। Exactly. शायद मोटे लोग बहुत ज़्यादा जिनका BMI है वो तो बहुत अच्छा इससे बेनिफिट कर लेते हैं इंटरमिटेंट, लेकिन बाज़ों को हम नहीं भी सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल, और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग पहले 1 महीना कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो कोई ऐसी विंडो सेट करें जिस तरह 16 आवर्स आप फास्टिंग कर लें और उसके बाद जो है आप बाकी आवर्स को जो है ना अपनी विंडो रखें कि आप इसमें खा लेंगे। वो भी आपकी डॉक्टर की एग्जैक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से हम ये जो तीनों पर्सन से बात कर रहे हैं ना, ये हम ओवरऑल जेनेरिक तौर पर बात कर रहे हैं। आपकी शुगर लेवल किस तरह की है, रोज़ाना की बुनियाद पर वो लेवल्स कहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी देर होगी आपकी शुगर को, आपका डाइट प्लान क्या है, ये आपने अपने डॉक्टर से जाके रुजू करके पूछना है। हम आपको कस्टमाइज़ नहीं बता रहे, हम एक जेनेरिक टॉपिक को जो है ना, कन्वर्सेशन को यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको पता चल सके। तो आपने सिर्फ इसके ऊपर इन्हिसार नहीं करना, अपने डॉक्टर से भी रुजू करना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुनीबा, जिस तरह लोग क्या करते हैं, कहते हैं हाँ मेरी इस बंदे को शुगर थी, उसने ग्लूकोफैट शुरू की और अब मुझे भी सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने भी 250 mg की गोली शुरू कर दी है एंड नाउ आई फील बेटर। जो मेडिसिन भी है उसमें भी टाइप्स हैं, आपको नहीं पता आपके अंदर कौन सा ऐसा फंक्शन जो है वो मैल फंक्शन हुआ है कि जिसकी वजह से आपको, कुछ लोगों में इंसुलिन नहीं बन रही, कुछ लोगों में रेजिस्टेंस है, कुछ लोगों के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो कोई भी और रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से वो यूज़ नहीं हो पा रही है। मगर अगर आप हर बंदा वही मेडिसिन लेना शुरू कर दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा आपको नुकसान देगा। हकीम साहब की तरफ चलते हैं, और क्या क्या नुस्खा जात हैं आपके पास? दो चीज़ें वहाँ पे ना, एक तो डॉक्टर साहब ने जो बात की, आज हमारे माशरे में ना, चाहे वो हिकमत के नुस्खे हों या डॉक्टर की टैबलेट हो, एक बंदा खा रहा है तो वो खुद ही डॉक्टर है, वो कहेगा मैंने ये खाई आप भी, ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा जो बात कर रही थी फास्टिंग की, उसमें मैंने जो देखा है रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोगों की शुगर नॉर्मल पे आ जाती है, और जैसे ही
उम्रे वो पे रोजे जाते रख रहे होते हैं ना? हैं या उम्रे पे हाँ। जाते हैं या हज पे जाते हैं तो वॉक काफ़ी होती है हाँ। उससे भी। अब यहाँ पे देखें दोनों चीज़ों में क्या हुआ, यहाँ पे फास्टिंग हुई, अगर रोज़े की हालत में करें, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा, फिर महीने में 13, 14 और 15 तारीख चांद की ये रोज़े रखे। मैं समझता हूँ हम स्टमक को रेस्ट नहीं देते। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ खाई, अगर दूसरे घर गया दूसरी खा ली, दूसरी जगह हम ना खाते रहते हैं मुसलसल। एक तो 6 घंटे से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब तक आपको भूख ना लगे आप ना खाना खाएं। हाँ, और शुगर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जेब में ये जैसे चने हैं या बादाम की गिरी है, इस तरह की कोई चीज़ थोड़ी बहुत रखे अपनी जेब में, ताकि वो जब भी थोड़ी सी भूख लगे थोड़ी बहुत ले ले, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। नुस्खा इसमें बड़ा बेहतरीन है। अक्सर औकात हम कहते होते हैं ये चरायता बूटी है, ये हम कहते होते हैं कि रात को आप भिगो दें और सुबह इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसका पानी भी बड़ा बेहतरीन है। और उसके अलावा ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है चास्कू, ठीक है। अच्छा। ये अक्सर मार्केट से मिल जाता है। ये काली जीरी है और ये है तुख्मे तुम्मा। अच्छा। ये बेहतरीन तीनों चीज़ें अगर आप पाउडर करके तो 1000 mg का कैप्सूल सुबह शाम पीना शुरू कर दें तो ये बेहतरीन दवाई है। लेकिन जो बात आपने पहले की और डॉक्टर साहब ने की, हर मेडिसिन हर किसी के लिए होती है। हम कहते होते हैं कि इंसान के 4 मिजाज हैं, इंसान के अंदर गर्मी भी है, खुश्की भी है, सर्दी भी है, तरी भी है। अब इंसान के अंदर कौन सी जो खिल्त है वो बढ़ी हुई है, खून की लेवल बढ़ा हुआ है, या सुफरा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सोदा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या बलगम की ज़्यादती है, यानी कि इसमें कौन सा उसके अंदर जो खिल्त है वो बढ़ी हुई है, हम सिर्फ उसका इलाज करेंगे। अब शुगर की टाइप्स हैं हर किसी के लिए। अक्सर औकात ये होता है कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप इसको ही सारा कुछ ना समझें। हाँ। ये हम जनरली बात कर रहे हैं। हाँ। आपको अगर कोई मसला है, आपके करीब जो भी अच्छा डॉक्टर है, अच्छा तबीब है, और ये मैं बात करना चाहता हूँ, अक्सर औकात हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम मेडिकल स्टोर के ऊपर जाके या पंसार स्टोर के ऊपर जाके उन्हें कह रहे होते हैं कि हम ना शुगर की दवाई दे दें। जी। आपको खुद पता नहीं होता और अगले के मशवरे पे आप जो है दवाइयाँ खा रहे होते हैं। वो नॉन क्वालिफाइड होता है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे तबीब के पास जाएं, न्यूट्रिशन के पास जाएं, वो आपका डाइट प्लान सेट करे, आपकी रिपोर्ट्स चेक करे, आपको कोई टेस्ट लिख के दे, उसके बाद जो आपके लिए वो सजेस्ट करेगा डाइट प्लान, उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ये शुगर जो है बेसिकली आप दिमागी तौर पे मजबूत हो जाएं। आजकल इसका इलाज मौजूद, और टाइप 2 का इलाज तो 100% मौजूद है। ठीक है, ये आप अपने जहन को मजबूत कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज मौजूद है। इसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी, ये भी एक बड़ी मिथ है, यहाँ पर वाकई रियलिटी है कि एक दफ़ा अगर आपको शुगर हो जाती तो उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको शुगर के साथ गुजारनी पड़ती है, खा वो टाइप 1 हो टाइप 2 हो। वाकई ऐसा है। यहाँ पर अगर शुगर हो जाती टाइप 2 तो उसको हम रिवर्स बैक भी कर सकते हैं। नॉट प्री डायबिटिक, डायबिटीज़ अगर हो गई है तो उसको रिवर्स बैक किया जा सकता है, नॉर्मल लेकर आया जा सकता है कि जैसे हम पहले थे। जी, इसमें हमारी जदीद साइंस क्या कहती है इस हवाले से? मैं डेटा ही शेयर करती हूँ। बाहर का एक ट्रायल उन्होंने किया जिसपे उन्होंने कुछ लोग सिलेक्ट किए जो कि मोटे थे और जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं डायबिटीज़ के साथ कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, किडनी का प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने उनका वज़न कम करवाया और तकरीबन एवरेज जो वज़न कम हुआ वो 20 से 25 किलो था उन अफराद के अंदर। और फिर उनके अंदर जो है वो देखा गया कि जब इतना वज़न उन्होंने लूज़ किया तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। सो उसके बाद बहुत सारे उसका अब फॉलो अप ट्रायल्स भी आ चुके हैं जिसके अंदर वो ये रिज़ल्ट शो कर रहे हैं कि जो उनका वो वेट लॉस था उसके असरात अभी तक उनको फ़ायदा दे रहे हैं। तो कुछ अफराद में वापस आई लेकिन बहुत सारे उसको मेंटेन भी कर सके। सो ये बेसिकली ये कॉन्टीन्यूस कह लें कि लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन प्रोसेस है जिसको आपने छोड़ना नहीं है। इसलिए आप बहुत सारा फैंसी अगर कोई इलाज शुरू कर देंगे, जी आज हम फॉर एग्जांपल वो बड़ा आजकल मशहूर है जी कीटो, वो कर लेंगे, देखिए आप वो सारी उम्र नहीं कर पाएंगे। आप वो करें जो आप आज से शुरू करें और सारी उम्र उसको सस्टेन कर सकें। वो इजीली अवेलेबल है जिसमें जो आसान काम है वो यही है कि पोर्शंस कंट्रोल करें और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, वज़न ज़्यादा ना होने दें, ये सबसे ज़्यादा होने दें, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज़ारा आपकी तरफ आऊँगी, ये मुझे बताएं आजकल गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में जो शुगर के पेशेंट लोग हैं वो किस तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं? फ्रूट्स भी और ड्रिंक्स भी। लोगों का दिल चाहता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है हम कोई ड्रिंक पी लें। सबसे पहले तो उनके लिए तो इट्स अ नो गो एरिया कि आप कोई फ्रूट का जूस बना के पी लें। डायरेक्ट जूस तो वैसे ही नहीं, पैकेज को तो हम बिल्कुल ही मना करते हैं।
तो वो फ्रूट का जूस भी बिल्कुल नहीं पी सकते। वाई? बिकॉज फ्रूट जब आप खाते हैं तो इट्स अ वन फ्रूट, फाइबर भी ठीक है, उससे फाइबर भी गया, विटामिन मिनरल हर चीज़ गई, इट्स अ वन फ्रूट। जब आप जूस बनाते हैं इट्स उसके अंदर 2-3 फल डल जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, शुगर लेवल और शुगर ज़्यादा हो जाता है ना, फाइबर निकल जाता है, हाँ, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। जब आप शुगर के साथ किसी चीज़ को कंबाइन ऐसे करते हैं जिसके अंदर फाइबर हो या कुछ, हम अक्सर ड्रिंक्स के अंदर कहते हैं कि आप लेमनेड बना लें, ठीक है, उसके अंदर आप चिया सीड्स डाल लें, इस तरह की ड्रिंक पी लें तो वो उनके लिए बेटर है। अगर आप सेब खा रहे हैं या आड़ू खा रहे हैं, आड़ू का थोड़ा सा, अगर आप एक आड़ू कप लेके, जो आप स्टैंडर्ड आड़ू आपने खाना है, उसको उसके छिलके समेत अच्छी तरह धो के आप उसका जूस बना लेते हैं। किस तरह से? सिर्फ पानी ठंडा डाल के, कोई चीनी वगैरह नहीं डाल के, तो वो आप एक ड्रिंक बना सकते हैं। मगर ऐसे नहीं कि आप रूह अफ़ज़ा, इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं वो इनके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो आज का ये सेगमेंट हमारा उन लोगों के लिए था जो कि शुगर के मरीज़ हैं, उन्होंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और हिकमत में उनका इलाज क्या है, किस तरह का हो सकता है, उस पर हमने बात की है। हमारे साथ आज का जो पैनल था, फरहान हनीफ साहब मौजूद थे, उसके साथ साथ ज़हरा मंसूर ने हमें ज्वाइन किया था, डॉक्टर हाफिज़ा नाज ने हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए और इसके ऊपर हमसे बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अभी हमने आगे बढ़ना है, कुछ बात करनी है हमने समर स्टाइल के हवाले से, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में हमने किस तरह के कैजुअल लुकिंग कपड़े पहनने हैं, खूबसूरत किस तरह दिखना है। शादियों के हवाले से तो हम यूजुअली बात करते रहते हैं, तो लेकिन आज हमने बात करनी है कि अगर हम किसी ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, चाय पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, तब हमें किस तरह की एक तो कपड़े पहनने चाहिए, हमारा अटायर किस तरह का होना चाहिए, डिज़ाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए, देन दूसरा कि हमारा मेकअप किस तरह का होना चाहिए कैजुअल लुकिंग में भी। ब्राइडल के हवाले से तो लास्ट हमने आपको बताया भी था और दिखाया भी था करके कि ब्राइडल मेकअप आपने किस तरह का करवाना है। आज हम आपको करके भी दिखाएंगे और साथ साथ बताएंगे भी कि जनाब आपने कैजुअल मेकअप में किस तरह की लुक रखनी है, दूसरा के कपड़े किस तरह के पहनने हैं। तो हमारे साथ पूरा पैनल होगा, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्डरोब कंसल्टेंट है, इमेज कंसल्टेंट है, समन ने हमें ज्वाइन किया है। तो आपसे मुलाकात कराते हैं समन के। समन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा अच्छा प्रिंट पहना हुआ है आपने, बस कैजुअल थीम थी तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ी कैजुअल हो कैजुअल ही हो जाऊँ। हाँ जी, तो ये समर स्टाइल जो है ना, मतलब मुझे पसंद है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ना विंटर स्टाइलिंग पसंद है कि उसमें आप जब लेयरिंग करते हैं ना तो बड़ा अच्छा फील आता है। लेकिन मेरे ख्याल से समर्स में भी आप बड़ी अच्छी तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। आप अपने 3 पीस के साथ बड़े अच्छे लेयरिंग कर सकते हैं। तो समर्स में क्या क्या इन है, क्या क्या आउट हो चुका है, ये बताइए हमें। आजकल वैसे अगर कैजुअल की बात करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वन गो में जो डिज़ाइंस होते हैं, जिस तरह जैसा दुपट्टा वैसी ही शर्ट, वैसा ही ट्राउज़र आजकल ट्रेंड में बहुत इन है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे वो लड़कियाँ सेफ हो जाती हैं जो थोड़ी बल्की हैं या जिनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है। अच्छा। जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनको हमेशा हम कहते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो जब वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो उसका मतलब होता है वो एक ही पैटर्न में आ जाएं। अच्छा। सेम दुपट्टा, वैसी ही शर्ट, वैसा ही ट्राउज़र, क्योंकि आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे, यू नो, वर्टिकली। तो हम देखते हैं कि जब आपने कोई इस तरह का ड्रेस पहना होता है जिसमें आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो आप देखने में बड़ी टॉल लगते हैं। अगर एक तो आपकी नॉर्मल फिजीक हो फिर भी आप टॉल लग रहे होते हैं, और अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो उसमें भी अगर आपने ऐसे वन गो डिज़ाइंस पहने होते हैं, पैटर्न्स पहने होते हैं ख़ास तौर पे, तो आप बड़े टॉल लगते हैं। तो ये ट्रेंड उनके लिए तो बड़ा ही अच्छा हो गया है। और बाकी अगर कैजुअल की बात की जाए तो वो भी आजकल बड़ा अच्छा कैजुअल में चल रहा है, जिसमें आप जो शर्ट्स हैं वो आप अपने ले लें प्रिंटेड, और जो ट्राउजर्स हैं वो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेन में चले जाएं। अच्छा। बट अगेन मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों की हाइट छोटी है ना, वो कभी भी इस तरह से ना करें कि प्लेन शर्ट के साथ कुछ प्रिंटेड ट्राउज़र पहन लें। हमारे साथ मेकअप के हवाले से जो नाजिश ड्रेस डिज़ाइनर है नाजिश, उनसे आपकी पहले मुलाकात कराते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक Looking ठाक। so pretty, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, as usual। हाँ,
तो ये नाजिश आज हमें बताएंगी कि डिज़ाइनिंग किस तरह की करानी चाहिए। आज हमने कैजुअल लुकिंग में बात कर रहे हैं नाजिश कि अगर हमने किसी से मीटिंग करने जाना है तो उसके लिए हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, 2 पीस पहनने चाहिए, 3 पीस पहनने चाहिए। आजकल डिफरेंट डिज़ाइनिंग भी चल रही है, वो किस तरह की इन है उस पर भी बात करनी है। तो दूसरा मेकअप के हवाले से अगर बात करें तो रुबाब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप एक्सपर्ट हैं। तो वो हमें आज बताएंगी कि आपने कैजुअल लुकिंग में मेकअप किस तरह का करना है, खूबसूरत कैसे लगना है। तो रुबाब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तो कैसा मेकअप आज आप करने जा रही हैं? आज हम मिनिमल मेकअप पे बात करेंगे कि किस तरह से हम आम रूटीन में कभी मीटिंग पे जा रहे हैं या कॉफ़ी पे जा रहे हैं या जब कैजुअली ऑफिस जा रहे हैं तो हम किस तरह का मेकअप वेयर करेंगे। बिकॉज फीमेल्स हैं तो मेकअप के बगैर तो आपको पता है बिल्कुल नहीं चल सकते। तो फिर हम आज इस पे बात करेंगे कि हम किस तरह का मेकअप करें लाइट सा जो हमें गर्मी में सूट भी कर जाए और हमारी ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। अच्छा, ये गर्मी भी बहुत है और साथ साथ हमारी छोटी सी मॉडल भी मौजूद हैं जिनके ऊपर जो है ना रुबाब जो मेकअप करके हमें बताएंगी कि कैजुअल मेकअप आपने कैसे करना है। अच्छा रुबाब, मेकअप तो हमने करना ही है लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए मेकअप से पहले हमने स्किन कैसे करनी है प्रिपेयर? अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव्स वगैरह चल रहे हैं, तो इससे पहले मेकअप से 15 मिनट्स पहले तो वैसे तो यूजुअली हम बोलते हैं कि 30 मिनट्स पहले, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हीटअप है तो आप 15 मिनट पहले आइस यूज़ करें फेस के ऊपर। इससे आपका फेस का टेम्परेचर जो है बॉडी का, फेस के साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है उसका ज़रा थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा कि वो कूल साइड पे चला जाएगा। आपकी जो भी आप पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे कि आपकी बेस हो गई या जो भी चीज़ें आप उसमें फेस पे आप अप्लाई करोगे वो फिर अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगी, वो हीट में नहीं जाएगा। जिनको ज़्यादा पसीना भी आता है ना उनको भी ज़रा उनके पोर्स भी श्रिंक हो जाएंगे। आजकल आपने देखा होगा एक छोटा सा प्रॉप चल रहा है, उसके अंदर आप रोलर चल रहा है, आइस रोलर ना, उसके अंदर आप अगर जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है वो उसके अंदर इलायची और मिंट ऐड करके उसको फ्रीज कर लें और उसके साथ अपने फेस की आइसिंग करें। ये बहुत गुड है फेस के लिए। क्या तो आपको पसीना भी नहीं आएगा, आपके जो पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे और आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो अभी आपने जो मॉडल हैं उनके ऊपर क्या अभी आपने बीबी क्रीम लगाई है? नहीं, मैं अभी अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने इनको प्राइमर लगाया। अच्छा, इससे पहले हमने इनको आइसिंग करवा ली हुई है। ओके, ठीक है। अब मैंने इनको प्राइमर लगाया, मैं इनकी स्किन पे बैरियर्स बनाऊंगी, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसको स्टार्ट। ठीक है, मतलब आज हम वो जो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप होता है ना वो आपको करना नहीं सिखा रहे, हम आपको बीबी क्रीम का बताएंगे किस तरह कौन सी स्किन टोन पे लगानी है। आजकल टिंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसका हम आपको बताएंगे कौन से फेस पे किस तरह का टिंट आपने लगाना है। उसके भी डिफरेंट शेड्स भी होते हैं ना रुबाब, और डिफरेंट कलर पे डिफरेंट शेड्स चल रहे होते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। फिर बीबी क्रीम के साथ अगर आपको लगता है कि हमारा पैची हो जाता है, हमने पाउडर ज़्यादा नहीं लगाना, तो उसके लिए भी क्या हैक होगा वो भी आपने हमें बताना है। तो आप फिर मेरे ख्याल से बीबी क्रीम यूज़ कर रही है ना? यस, ठीक है। ये गर्मियों में अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगी कि इसको भी एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करना चाहिए। सिर्फ उतने पार्ट्स पे यूज़ करें जो आपका पिगमेंट पार्ट है, जैसे कि डार्क पार्ट है, ठीक है, उस पे आप यूज़ करें और बाकी पे जस्ट ब्लेंड कर लें तो काफ़ी है। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा और लगता है, पसीने से उतरता है और फिर ऐसे पैच बन जाते हैं। अच्छा, अब जो वो लोग जिनके जैसे मैं हूँ, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत है, मेरे जैसे बहुत से लोग और भी होंगे जिनको रातों को नींद नहीं आती है, तो उनके आंखों के नीचे गड़े पड़ जाते हैं काले काले, तो उनके लिए क्या है? वो तो बीबी क्रीम से छुपते ही नहीं है, हमारी तो सारी स्याही नजर आती है आंखों के नीचे ऐसा से। नहीं है, आप एक ही टोन की बीबी क्रीम यूज करनी है। आपको 2 टोन की यूज करनी है, एक डार्कर टोन की और एक लाइटर टोन की। डार्कर टोन से आप कवर करेंगी अपने डार्क एरियाज को, उसके ऊपर आप लाइटर यूज करेंगी, जैसे आप कंसीलर यूज करते हैं ना हम। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे आप करेंगे। आप करिए एक ही टोन की यूज, यार मैं बस ऐसे करूँ और एक ही दफा में मैं यूज कर लूं। अब वो हाथ से लगाया ऐसे नहीं होता, आपको 2 टोन्स की यूज करनी पड़ती है। एक टोन से आप अपने डार्कर एरिया को कवर करेंगी, जहाँ पे भी है, चाहे पिंपल है या जो भी है व्हाटएवर, तो उसको आप कवर करेंगी। उसके बाद आप अपना जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला। ठीक है, चले आप फिर फाउंडेशन जो है ना बीबी क्रीम वो अप्लाई करें, उतनी देर में चलती हूँ नाजिश की तरफ। तो आप आजकल किस तरह की कलेक्शन है और किस तरह की डिज़ाइनिंग चल रही है? एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सारी चल रही है, जैसे इस ड्रेस के ऊपर भी हुई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, कैजुअल लुकिंग है। तो मुझे बताइए कि किस तरह की एम्ब्रॉयडरीज चल रही हैं? मुनीबा, वही डिपेंड करता है, जैसे आजकल हमारा एक्सट्रीम वेदर है तो पीपल वांट के सॉलिड्स में, प्लेन में, और स्पेशली जो वर्किंग लेडीज़ हैं, यू नो दे हैव टू गो डेली टू द ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, तो उनको वो लाइट पेस्टल्स में काम कर रही हूँ, लाइक लाइट कलर्स हों,
डार्क कलर्स में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम कि समर में लाइट कलर्स पे पेस्टल्स पे सेम एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी इन है आजकल, लाइक दिस इज बेज कलर, तो बेज पे बेज लेसेस और वो बिकॉज वो एक थोड़ा सा स्ट्राइकिंग सा होता है, वो समर में ना फील हो ना। देखिए ऑफिस में, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में एसीज तो हैं, बट आने जाने में जो ट्रैवलिंग है ना उसमें भी तो होता है ना कि आपका कुछ वेदर ऐसा है, धूप है बाहर बहुत ज़्यादा, तो लाइट कलर्स हों ज़्यादा अच्छा है और उसमें अच्छा इफेक्ट आता है। और फिर डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस किस टाइप की, आपकी कॉर्पोरेट लेवल की आपकी जॉब है, स्कूल की है, ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज डिपेंड्स, और सब कुछ पैरेलल आहिस्ता आहिस्ता सबकी अपनी अपनी क्या चॉइस। आजकल ज्यादा आपको क्या लगता है इन क्या है? मैंने तो देखा है लॉन्ग कमीजें भी चल रही हैं, शॉर्ट भी चल रही हैं, और उसके बाद शलवारें भी चल रही हैं, ट्राउजर्स भी चल रहे हैं, स्ट्रेट पैंट्स भी चल रही हैं, बेल बॉटम्स भी चल रहे हैं, सारा कुछ ही चल रहा है। क्या पहनना है हमने, क्या नहीं पहनना है? मेरी बात हमें थोड़ा सा इस चीज को सोचना पड़ेगा ना कि क्या मुझे सूट करता है, क्या इनको सूट करता है, क्या आपको सूट करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर जॉब, your height physique, your profession, you know, and your profession plus ये कि सबसे ज़्यादा आपकी अपने कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन सब कुछ माइंड में रखते हुए तब देन यू हैव टू फॉलो। कोई भी ट्रेंड, हर ट्रेंड हर एक को सूट नहीं करता, हर एक के लिए हर चीज़ नहीं बनी हुई ना, तो आप सूट करें, आपको ये बहुत सूट कर रहा है माशाल्लाह, ज़रूरी नहीं है मुझे भी सूट करेगा। मैं ये देखूंगी मुनीबा लुकिंग गॉर्जियस माशाल्लाह, मुझे भी यही लेना है, अभी के अभी परचेज करना है, बट ज़रूरी नहीं है कि मुनीबा वाला हर एक को ही अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, कलर्स पे भी डिपेंड करता है ना कि कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, वो किसी और ने पहने हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। मुनीबा द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ, इट डिपेंड्स अ लॉट, यू नो। अब मैंने ये प्लेन में सॉलिड्स में, जैसे मैं आजकल पे ज्यादा काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इस वेदर में थोड़ा प्लेन में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। अब जो मेरे टाइप की हाइट फिजिक है वो सोचेंगे कि सभी और प्लेन मुझे लगता है सबके ऊपर अच्छे लगते हैं। प्लेन ऐसी एक चीज है, वो कोई भी पहन लेना वो खूबसूरत लगना शुरू हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एम्ब्रॉयडरी भी उतनी ही इन है। अब मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, वो जितना मर्जी समर है विंटर है, एम्ब्रॉयडरी यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ मतलब उनको आदत हो जाती है ना कि वो एम्ब्रॉयडरी के बगैर कपड़े ही नहीं पहन सकते। नहीं, मुझे इसमें एक चीज ऐसे लगती है कि अगर आप बल्कि है ना, अगर आप मोटे हैं मेरी तरह, तो मुझे लगता है कि फिर आपको एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, और लेकिन सेम के ऊपर सेम कलर। सेकेंडली वन थिंग आई वांट टू ऐड कि वो एम्ब्रॉयडरी कहाँ है, हाँ, नेक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट स्लीव्स, एंड जैसे आपके ये वाला, हाँ, घेरे पे हो जाए, पियर बॉडी शेप है ना, पियर बॉडी शेप, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन उन्होंने क्रिएट करनी है गले पे, वो गले पे फोकस कर दें, वहाँ पे काम करवा लें, ठीक है, सेम ऑन सेम हो जाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। वो थोड़ा सा। चलें जी, हम रुबाब की तरफ भी चलते हैं। मुझे लगता है कि हमारा ब्लाशन लगना शुरू हो गया। रुबाब इतनी जल्दी वरना हमारे घर वाले कहते हैं ओ माय गॉड, आपको 1 घंटा भी दे दे तो आप लोग जो है ना वो तैयार होके नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे तो रुबाब ने हमारी मॉडल तैयार भी कर लिया। मैं 2 मिनट के लिए इधर गई थी। रुबाब, अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत जल्दी अपना भी खुद भी कर लेती हूँ, 3 से 4 मिनट। अच्छा, तो अभी क्या कर रही हैं आप? कॉन्टोरिंग कर रही हैं या ब्लशन लगा रही हैं? मैं कंटोर के साथ ही ब्लश को ब्लेंड करूंगी, बिकॉज इसको हमने पीची सी लुक देनी है, ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना कि यहाँ पे कंटोर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। गर्मी में जितना आप मेकअप करते हो उतना ही सामने वाला जब आपको देखता है या मिलता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इसलिए जितना लाइटर और ब्लेंड में रहें और मैट में रहें उतना ही बेहतर है। ठीक है, अब ये मुझे बताएं कि आप पाउडर वाले चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं या फिर वो जो आजकल लिक्विड वाले भी चल रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे तो हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो टिंट चल रहा है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसको भी मैं कहूँगी कि आप होम वाला यूज़ करें जो घर में बन जाता है बीट रूट के साथ। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा वो कैसे बनता है वो बता दें फिर हमारे देखने वालों को। अच्छा, एक बीट रूट ले लें आप, उसको आप अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लें, चाहे आप ब्लेंडर में कर लें या मिक्सी में कर लें, जैसे भी है। उसका आप मलमल के कपड़े से जितना भी है पानी उसको निकाल लें, उसको प्रॉपर सोते कर लें और उसको जो है वो आप साइड पे करके ग्लिसरीन और उसमें 1 स्पून ग्लिसरीन और उसके साथ उसमें वेज़लिन ऐड करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। ये आपकी 2 बॉटल्स बन जाएंगी एक बीट रूट के साथ। ओके, ठीक है, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आइस पे भी यूज़ कर सकते हैं, और लिप्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा केमिकल लेस है, मतलब केमिकल है ही नहीं, नेचुरल है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जितने भी आजकल मार्केट में टिंट्स आ रहे हैं उसके अंदर लॉट ऑफ केमिकल है, तो वो आपकी चीक्स के ऊपर आप लगाते रहते हो, अगर
बहुत सीक्वेंस के साथ लगाते रहते हो तो बाद में आपकी जो चीक्स हैं वो छाइयाँ और ये वो चीज़ें आपकी बिल्कुल चीक्स पे ऐसे बन ही है। जाती हैं। हमारे तो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरे घर में है, मेरी भांजियां हैं, उनको भी पता है कि भाई हमने टिंट लगाना है, फेस पे लगाना है, लिप्स पे लगाना है। ये आप बेबीज को भी यूज़ करवा सकते हैं। हाँ, तो ये उनके लिए केमिकल फ्री है, तो उनके लिए आप उनको एक एक बॉटल दे सकते हैं कि ये लीजिए आप लगा ले। छोटे छोटे बच्चे, मैं तो हैरान होती हूँ, हम उस एज में थे, हमें पता भी नहीं था और मुनीबा मेकअप वो क्या होता है। ऑनलाइन जो आ गया है ना, ऑनलाइन ऑर्डर हो भी जाता है, वो कि हो वो भी आ जाता रहा है, तो हाँ। वो बाहर मंगवा लेते हैं और हमें कहते हैं जी बाहर आ गया हाँ पार्सल, अब आप जी, पैसे दे दे you चले have चुप to करके। pay, तो exactly. ये हो रहा होता है हमारे घर में। खैर, अभी आप पाउडर वाला लगा रही हैं। एग्जैक्टली क्योंकि ठीक है। उसकी स्किन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये बेहतर है पाउडर वाला। तो जो दूसरे वाला टिंट है वाटर बेस या फिर जो दूसरे वाला आजकल लिक्विड वाला चल रहा है, वो किस कहले के स्किन के लिए है? अच्छा, मैंने जो पहले बताया ना आपको मिंट फॉर्मूला, हाँ। अगर वो आप यूज़ कर लेते हैं ना तो वो ऑल टाइप स्किन के लिए चलता है। ठीक वैसे है। तो वो ऑल टाइप स्किन के लिए ही है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप वेजलिन को स्किप कर दें, ठीक है। आप उसमें वेजलिन ऐड ना करें, क्योंकि जितनी ऑयली स्किन होगी उसमें वेजलिन डली होगी, वो और ज़्यादा आपको ऑयल फील करेगा। तो आप उसको स्किप कर दें। बीटरूट का जो जूस होता है वो ऑलरेडी ड्राई होता है, ठीक है। तो आप जो है वो उसको स्किप करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरीन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये ज़रा स्टे करवा देता है। आपकी जो प्रोडक्ट आपने बनाई होती है घर में वो 15 to 20 30 डेज तक भी सेव हो जाती है। अच्छा, मतलब एक रखना महीने इसको के लिए फ्रिज भी आप में ही फ्रिज है, में रख सकते हैं। हाँ, आप इसको सेव कर सकते हो, आप इसको फ्रिज में रख लो। और ये 24 आवर लास्टिंग पे है, ये जाता नहीं है जब तक आप अच्छे से फेस नहीं वॉश कर लेते। ओके, मतलब आपको ये फ्रिज में रखना है। हाँ, आप फ्रिज अपने बैग में डाल के साथ नहीं लेके जा क्योंकि सकते। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक दफ़ा अगर आपने अप्लाई कर अच्छा। लिया, जब तक आपने अच्छे से फेस वॉश नहीं करना तो ये वो तब तक वो उतरेगा नहीं। नहीं ठीक है, अभी उतरेगा। आपने और क्या क्या करना है इसके ऊपर? अच्छा, ये इनकी लुक हम लास्ट में बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे जी, आपके जी। साथ, ताकि प्रॉपर इसकी लुक के ऊपर काम हुआ हो तो आपको पता चले कि कैसे कैसे हुआ है। अभी तो हमने सेट किया है, अभी इसकी सेट कर रही है, चले जी, ठीक है। फिर मैं समन की तरफ चलती हूँ। और सबन, आजकल कोट सेट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको पता है। सेम कलर्स के भी चल रहे हैं, प्रिंटेड भी चल रहे हैं, प्लेन भी चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में भी कोट सेट्स चल रहे हैं। किन को पहनने चाहिए कोट सेट्स? उसमें थोड़ी सी इतनी शर्ट भी आ रही है, थाइस पे भी, थाइस से थोड़ी लंबी शर्ट भी आ रही है कोट सेट में। किस बॉडी टाइप को किस तरह का कोट सेट पहनना है? देखिए, मुझे लगता है इसमें जो ज़्यादा हैवी बॉडी है ना उसको तो अवॉइड करना चाहिए। अब मैंने ये उनको भी डिज़ाइनर देखा है पहने हुए। तो, लेकिन अब उसमें हम करेंगे थोड़ा सा कि इसमें आप गर्मी सर्दी को छोड़ दें। फिर अगर थोड़ी हैवी बॉडी टाइप में पहने तो फिर वो डार्कर कलर्स की तरफ चले अच्छा। जाएं, ठीक है? क्योंकि इस वक्त तो डिज़ाइनर्स लाइटर कलर्स पे भी काम कर रहे हैं, डार्कर शेड्स पे भी काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी बॉडी टाइप थोड़ी हैवी है तो फिर आप कलर्स थोड़े डार्क सेलेक्ट कर लें। और अगर आप पतले हैं और आपकी हाइट भी नॉर्मल है तो फिर तो आप लाइट पेस्टल्स में जा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि शॉर्ट हाइटेड के लिए, अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये सारे ओवरऑल में है, मतलब इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखोगे कि प्रिंटेड आपकी शर्ट है और जो आपका हाँ, कि बॉटम वो है वो अलग आपका, नहीं है, हाँ, वो वो एक अलग ही है। नहीं है, वो सेम पैटर्न है। तो वो यहाँ पे आके शॉर्ट हाइटेड को भी सेव कर देता है कि शॉर्ट हाइटेड लोग भी अगर पहनते हैं तो वो सेफ है क्योंकि वो ओवरऑल डिज़ाइंस के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉडी टाइप आपकी इस हिसाब से मैटर करती है, बट ये पूरी एक साइंस है, बॉडी एक पूरी साइंस है। मैं और इसमें हाँ एक चीज़ ऐड हाँ, करना please, चाहूँगी विद please। हर परमिशन। वो ये है कि इफ़ यू आर हेल्दी तो आप कॉर्ड सेट की लेंथ पे मुनीबा डिपेंड करता हाँ, है। बिल्कुल सही कहा। आप लाइक आई एम Agree। टॉल एंड आई एम हेल्दी, हाँ। तो आई यूज टू गो विद द लॉन्ग गाउन्स। बिल्कुल 46 to 48 लेंथ पे मैं जाती हाँ, हूँ। हाँ। और मेरे जो मुनीबा सिग्नेचर्स हैं, हाँ, जो उसमें मैंने फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हाँ, करें ना। जो मेरे सिग्नेचर ड्रेसेस हैं वो मेरा ये है कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद द कॉर्ड सेट लॉन्ग। हाँ, लॉन्ग वाले भी हाँ, चल रहे हैं long ना, gowns ठीक है। के साथ वो चलिए, आप हमारे इतने साथ एक stylish कॉलर लगते हैं। हैं जिन्होंने हाँ, हमें बिल्कुल। बहावलपुर से ज्वाइन किया है। नजमा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। आप दोबारा से नजमा हमें कॉल कर सकती हैं। तो हम कॉर्ड सेट पे, लॉन्ग कॉर्ड सेट्स भी चल रहे लॉन्ग हैं। कॉर्ड्स बहुत ज्यादा उनके लिए हैं जिनकी हाइट फिजिक है ना, अच्छा। वो कवर हो जाता है मतलब सारे जो पतले भी bunches हैं। आपके। नहीं, जो पतले हैं वो शॉर्ट में जा वो तो सकते शॉर्ट में जा सकते हैं, बट तो जो थोड़ा हेल्दी अच्छा है ना लगता है। उनके लिए डिजाइनिंग, जैसे आई एम वर्किंग ऑन एक्सेल एंड 2XL एज वेल ना, वो बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैंने एक्सेल 2XL को पकड़ा व्हेन आई विजिटेड टर्की, तो वहाँ पे इतने इन है, वहाँ पे ब्रॉड लोग हैं। माय पेरेंट्स आर इन टर्की ना, तो वहाँ पे क्या है कि लॉन्ग गाउन्स
लॉन्ग ट्राउजर्स के साथ आपने नीचे टी शर्ट कैमिसोल कैरी किया, यू आर रेडी। क्या और इतने स्टाइलिश, इतने ट्रेंडी उसके साथ लुक आती है, तो वो मैंने यहाँ के इंट्रोड्यूस कराया, तो सबको बहुत पसंद शो में है। मॉडल मिल गए। श्योर श्योर श्योर, एनी टाइम। तो वो जो है ना, वो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग इट और आई विल शो इट द बेस्ट कॉर्सेट्स। क्या बात है, ये भी चल रहे हैं। अच्छा, आजकल चिकनकारी का बहुत ज्यादा चल रहा है। चिकनकारी, चिकनकारी अब किसने पहननी है, किसने नहीं पहननी है? चिकनकारी का ना बड़ा एक मसला है, मैं बड़े इस चीज से गुजर रही हूँ। इसके जो चिकनकारी के जो अंदर बहुत चिकन के जो सुराख से होते हैं, वो इतने बड़े बड़े बना दिए जाते हैं कि उसके नीचे फिर अब आपको फैब्रिक के नीचे एक स्लिप और कैरी करनी पड़ती है, और ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा इतना मोटा सूट कैसे पहने हम? हाँ, नहीं, उसका मेरे पास सोल्यूशन है। अच्छा, जी जी, हम किस लिए बैठे हैं दुनिया Exactly. में, हम आए क्यों हैं दुनिया में? अभी ऐसे में जस्ट रैंडमली कल सोच रही थी कि मैंने ऑर्डर करके मंगवा लिए 2, जब वो आए तो मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा सुराख और उसके नीचे स्लिप कैरी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि जो चौड़े वाले फीते नहीं मिलते आपको उसके शमोद सिल्क के बने हुए, बंदा क्या करे, उस सुराख के नीचे एक एक पट्टी लगवा दे बजाय कि पूरी स्लिप कैरी करे। और दूसरा इसका ऑप्शन ये कि मलमल का जो कपड़ा होता है, जी, जी। आप उसकी इतनी इतनी स्लिप बना ले। एग्जैक्टली यही कि मलमल इज वेरी लाइट, बहुत लाइट, और आज से नहीं है, मेरा ख्याल है जब हमारी अम्मियां, दादियां, नानियां थी ना, से तो इट्स वेरी लाइट। और डोंट गो फॉर द लॉन्ग वन। हाँ, ये ना करें, शॉर्ट में जाए और मलमल नीचे लगवाएं। नंबर 1, नंबर 2 ऑप्शन एक और है उसके मेरे नीचे पास। अगर हमने शलवार पहनी है या ट्राउजर पहना है, वो नजर आएगा फिर नीचे से? नहीं, शलवार ने तो कवर कर दिया ना आपको। मुनीबा नहीं होता, आई एक्सपीरियंस दिस थिंग। हाँ, मैंने अप्लाई कर लिया हुआ, इसलिए मैं बता सकती हूँ। मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। और नंबर 2 एक चीज ऑप्शन मेरे पास और है, आपको बहुत दिल कर रहा है कि सब हर तरफ चिकनकारी हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चिकनकारी पहन के हैवी लगूंगी या मैं चिकनकारी में नीचे स्लिप होगी तो आई विल मेक मोर फैटर। तो इसका हल ये है कि आप चिकनकारी का टच दें, टच इन अ सेंस कि पैनल्स चिकनकारी के आप करवा दें। लेसेस भी आ गई ना, लेसेस तो नहीं, है, बल्कि आजकल ऐसा भी आया हुआ है ना, ऊपर से प्लेन और नीचे से वही मैं आपको बता चिकनकारी है सारा, वो वाला काम आप वो भी पहन सकते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे दुबई में है एक्सट्रीम वेदर ना, लाहौर की तरह ही दुबई में, और दुबई में जो मेरे कस्टमर्स हैं, दे वांट कि चिकनकारी पाकिस्तान में बहुत हाइप क्रिएट हुई है, हमें भिजवाओ, बट हमें नीचे स्लिप ना पहननी पड़े। ओके, नंबर 1, नंबर 2 है कि आप ऊपर प्लेन रख सकते हैं और नीचे वाला जो है ना, आजकल वो भी चल रही है। तो देखिए उनकी ख्वाहिशें तो पूरी शर्ट करनी है भी ना। आप चिकनकारी की पहन सकते हो, हाँ। सिर्फ घेरे पे भी जो चिकनकारी का काम हुआ वो भी कर ज्यादा सकते हैं। तो safe है वो वैसे। ज्यादा कह लें कि वैरायटी आ गई हुई है बाजार में। आप जाते हैं ना बिल्कुल कपड़ा ऐसे ही है। लेने, तो आपको ऐसे ऐसे खूबसूरत कपड़े मिलते हैं और अल्लाह Resist के दिल करना खुश हो मुश्किल जाता होता है। है। ऐसा ये कि लाइटर कलर में आपको स्लिप की जरूरत ज्यादा महसूस होती है, Dark डार्क में कलर नहीं में नहीं होती आपको इतनी। अच्छा, मेरा जो तो ये एक भी वो हो सकता है कि- स्पेशलिटी है वो ये है कि वो कपड़ा मैं यूज कर रही हूँ जिसके जो सी थ्रू बिल्कुल नहीं है, क्या और इसके नीचे स्लिप की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज स्लिप पहन के तो आप डबल हो गए, बहुत वो तो डबल हो shirt। जाते हैं। अच्छा, तो आजकल फैब्रिक में फैब्रिक वो बहुत प्यारा, कोरियन बड़ा चल रहा है, वो जो रॉ सिल्क है, कोरियन रॉ सिल्क थोड़ा सा हैवी हो जाता है, लेकिन उसको देख के लगता उसका- है बड़ी लॉन टाइप है। ठीक है, हाँ। चले जो अरेबिक एक लॉन, एक और बड़ी अरेबिक गेस्ट लॉन। ने हमें ज्वाइन किया है, मीर उनका नाम है और लाहौर से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस मुनीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस मुनीबा, आज आपके जो कंसल्टेंट है जो वार्डरोब, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ अपने लिए। जी जी पूछे। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मैडम मैं ना थोड़ा सा बल्की हूँ, तो मैं जो भी कपड़े पहनता हूँ तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा ना मोटा लगता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से मुझे कुछ कपड़े बताए जाएं कि जिससे मैं पहनूँ और मोटा मोटा फील हो, लाइक शलवार कमीज में या पैंट शर्ट में। ठीक है, मतलब आप थोड़े सा आपका वेट है तो वो ऐसे कपड़े पहने कि जिसमें वो मोटे ना लगे, क्या बताना चाहेंगे? एक तो डार्कर कलर्स में जाएं, दूसरा ये है कि लूज फैब्रिक मतलब लूज फिट की तरफ जाएं। अच्छा, लूज फिट हाँ, पहने, बहुत बैगी ना हो। अच्छा। समटाइम्स हम कहते हैं ना कि जी मैं मोटा हूँ तो मैं ज्यादा बैगी ड्रेस पहन नहीं, लूं। मोटे वाले ज्यादा कहते हैं कि हम ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े ये पहनेंगे भी तो होता है। शायद हम लोग पतले लगे। ये भी जबकि होता है, ऐसा फिर बिल्कुल वो- नहीं है, हाँ, टोटली bulges, डिफरेंट। हाँ, बहुत बुरा लगता है फिर वो बल्जेस निकले हुए। तो इसमें लूज फिट होता है, जो आपका एक बॉडी का जो साइज होता है उससे एटलीस्ट 3 इंचेस लूज। एग्जैक्ट बॉडी टाइप जो आपकी बॉडी का जो साइज है उसको मैयर करने के बाद आप अपने टेलर को कहें कि इससे एटलीस्ट 3 इंचेस उसको फैब्रिक को लूज रखें। ठीक है, तो ये आपका आइडियल साइज होगा। नहीं किस तरह का और फैब्रिक, darker किस तरह का colours, पहने वो? भाई देखें, अगर तो शलवार कमीज पहन रहे हैं ना तो वॉश एंड वेयर इज परफेक्ट फैब्रिक फॉर ठीक यू। है। उसमें ना तो अच्छा, आई डोंट नो कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं प्रोफेशनल। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, डार्कर कलर्स में ना एक तो आपकी अथॉरिटेटिव और एक प्रोफेशनल लुक भी क्रिएट हो जाती है। दूसरा ये कि आप थोड़े पतले भी लगना शुरू हो जाते हैं।
और तीसरा ये है कि इस फैब्रिक में ना ठीक है सिलवट नहीं आती, सिलवट नहीं आती है। हाँ। हाँ, तो वो आपको टेंशन भी नहीं होती है कि अच्छा अब इतनी सिलवटें पड़ गई हैं, आप किसी से मिल भी नहीं सकते हैं, बॉस के पास नहीं जा सकते हैं, कहीं और नहीं जा सकते अच्छा, हैं। ठीक है। जीन्स के साथ फिर ये है कि हाँ। आप लाइंस वाली जो है ना वो शर्ट्स कैरी कर सकते हैं, ओके। क्योंकि लाइन का पैटर्न जो वर्टिकल लाइंस होता है उसकी बात हो रही है। हाँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस या कोई भी ऐसा पैटर्न जो चेक में या हॉरिजॉन्टल में हो उसको वो आपने अवॉइड आपको करना और है। ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा बल्कि दिखाएगा। बिल्कुल मैं ऐसे। रुबाब की तरफ जाना चाहूंगी कि हमारी जो मेकअप है वो कहाँ तक पहुँचा है रुबाब? अच्छा, अभी हम मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं। इनकी आइज़ जो हैं वो फ्रंट से बहुत ज़्यादा बंद टाइप हैं, तो हम इनको लाइनर दे रहे हैं ताकि ये इनकी चोंच जो है वो प्रोमिनेंट हो, इनकी आँख खुली खुली फील हो। अच्छा। वैसे अगर अदरवाइज़ मैं किसी और पे कर रही होती तो मैं इनको लाइनर अप्लाई नहीं करती। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि लाइनर से भी आपकी जो आँख है ना आजकल हैवी दिखती है, क्योंकि इस सब बहुत लाइटर चीज़ें बहुत लाइटर चल रही हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो लाइनर जो है वो गर्मी में ना ही लगाएं तो बेहतर है। अगर आपको लाइनर का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप लाइनर की जगह ब्राउन लाइन जो कि हम शेड से ही क्रिएट कर लेते हैं, जो आईब्रोज पे लगाते हैं हम, डार्कर भी और लाइटर भी, उसके साथ आप वर्क कर सकते हो। नहीं तो ये लाइनर कौन सी आंख पे ज्यादा अच्छा लगता है? अब मुझे लगता है कि मेरी आंख छोटी है तो मैं पूरी आंख में लाइनर नहीं लगा सकती, मैं सिर्फ एजेस पे लाइनर लगाती हूँ। हाँ। जिससे मेरी आंख थोड़ी सी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। मैं पूरा आंख पे लाइनर लगाती हूँ, मेरी आंख दब जाती है। तो मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि किस आंख पे लाइनर अच्छा लगता है? अच्छा, आप लाइनर किस टाइप का वेयर कर रहे हैं ये आपके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट होता है। लाइनर वेयर करने के बाद छोटी आंख में आप वाइट या क्रीम पेंसिल लाजमी लगाएं। अगर आपका फेयर कलर है तो आप वाइट पेंसिल पे जाएं, अगर आपका बेज कलर है तो आप क्रीम पेंसिल पे जाएं, क्योंकि वाइट पेंसिल अगर डार्कर कलर पे लगाएं तो वो बहुत ऑड लगती है, बहुत ऑड लगती है, बहुत ज़्यादा ऑड लगने लग जाती है। वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं आप कौन से सैलून से आए हैं और आपने बड़ा कौन से प्लैनेट से आप आए हैं, ये सैलून से कौन से प्लैनेट आप इनको वॉच कर सकते हैं। इन्होंने ब्राउन पेंसिल से वर्क किया हुआ है नीचे, तो आप इस तरह से अपने आईज को इनहैंस कर सकते हैं। क्रेडिट गोज टू लाहौर न्यूज़ के मेकअप आर्टिस्ट, हमारी दुनिया न्यूज़ के मेकअप आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, देखिए काम नजर आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, मीरा ने बहुत मेहनत की है लिटरली। तो मैं दोनों ने काफी मेहनत की है। एग्जैक्टली, और कोशिश ये की है कि अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स हैं उस पे काम को एनहांस किया जाए कि दोनों हमारी खवातीन बहुत खूबसूरत लग रही है। एक होता है नेचुरल में, एक होता है स्मोकी आईज, हाँ, जो मैट और स्मोकी वाली साइड पे चला जाता है। जब आप नीचे ब्राउन्स के साथ वर्क कर लेते हैं तो वो इसमें चला जाता है। इसकी एज बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं इसको आइस के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए सिर्फ टेंट, बेबी क्रीम और लाइटर सा ब्रश, बस ये ओके है। मतलब इतनी गर्मी में वैसे भी नहीं दिल करता कि आप बाहर ग्लोव्स जाएं। लगा लें। ये अगर सारा पूरा फेस मैट है तो आप ग्लोव्स को आप ग्लोव्स लगा लें, वो इतना खूबसूरत लगता है। मैं खुद घर से जाके एक तो पहले मुंह धोना होता है हमने यहाँ से जाके फौरी तौर पे, उसके बाद अगर बाहर निकलना है तो सिर्फ लगाना है क्या, मॉइस्चराइजर लगाए आप, उसके ऊपर आपने SPF तो लाजमी लगाना है, वो लगा के हल्का सा टिंट लगाए और आप फ्रेश लगना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो इसकी एज इतनी ज्यादा छोटी है ये इसके लिए, या इस तरह की एज की आजकल बच्चियों हमारी के लिए छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत अच्छा जी बिल्कुल एग्जैक्टली वो इसीलिए कर रही है ना कि टिप्स को फॉलो करती हैं, इस तरह मॉर्निंग शोज देखती हैं या प्रोग्राम्स वगैरह देखती हैं, तो उनको सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया फैशन की बात कर रहे हो। मतलब हमारा ये वैसे ओवरऑल लुक हमारी कंप्लीट हो गई है और ग्लॉस रह गया है। 2 से 3 थिंग्स ऐड करेंगे हम, इसके बाद हम प्रॉपर्ली रेडी है, क्योंकि हम पार्टी मेकअप पे नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल वेयरिंग पे हैं, तो इसलिए फिर हम इसको जल्दी कंप्लीट क्योंकि मैं इसलिए कही थी कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है ना, बस तो इसलिए गिव मी 3 मिनट्स। इसका जो लिप्स पे हम क्या करने जा रहे हैं इनके, हम लिप्स आप साथ साथ वो कर भी ले, कोरियन लिप्स चल रहे हैं आजकल अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो हम बाहर से लिप्स को जो है वो सॉफ्ट रखेंगे, अंदर हम इनको लाइटर सा ग्लोज कर देंगे और कोरियन लिप्स के साथ इनको ठीक है। आप फिर जल्दी जल्दी कर दें क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर लास्टली आप दोनों से मैं बिल्कुल मुनीबा एक चीज़ मैं और बताना चाह रही थी कि देखिए ड्रेस के बारे में जैसे आपको होता है ना ठीक है कि आपने किस वक्त क्या पहनना है, तो प्लेन है तो उसके साथ थोड़ा सा ना आपने लाइट सा कुछ ऐसा जो प्रोफेशनल भी लगे, यू आर गोइंग आउटसाइड, तो जैसे मैंने ये कैरी किया हुआ है तो प्लेन के साथ ये जा रहा है, अगर मैं प्रिंटेड के साथ पहनूंगी तो इतना नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। बहुत कहेंगे कि उसके ऊपर अच्छा लग रहा था, मेरे पे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। सेकेंडली मैंने इंट्रोड्यूस कराया मुनीबा हैंडमेड बैग्स, ये देखें बहुत खूबसूरत है, सच ब्यूटीफुल आर्टिकल्स, आप देखें वेरी सॉफ्ट लाइट, और ये है कि जैसे मैचिंग का हमें होता है कि हमने जाना है तो मैचिंग बैग्स हो, तो ये हैंडमेड बैग्स हैं जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इजी टू कैरी और वेरी इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली।
ठीक है कि यानी मतलब कि अगर आप हमें हल्की चाहिए हो हल्की तो हम आपसे ले एक्सेसरीज सकते हैं। हल्की जी, हल्की बिल्कुल, एक्सेसरीज anytime। के साथ आप अपनी और लुक मजे को की और बात भी ये ज्यादा इनहैंस कर कस्टमाइज भी हो सकते सकते हैं हैं। इफ यू वांट कि जी इसका कलर चेंज कर दें, इसका ठीक कर है, दें, जो भी हो सकता है, मतलब आप जी, बिल्कुल। अपना कोई भी कस्टमाइज Colour की तरफ scheme कलर्स और की वो तरफ भी जा सकते हैं। लास्टली आपसे क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं पैगाम देना चाहूँगी वही वाली बात जो बड़ी अच्छी अभी डिज़ाइनर कह रहे थे ना कि बिल बोर्ड्स पे मॉडल्स की पिक्चर देख के इंस्पायर ना हुआ करें, अपनी पर्सनालिटी को समझें और उसके हिसाब से अपना जो है वो फैशन को कैरी करें और मेकअप इतना ओवरडू ना करें कि बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन बन जाए। तो बैलेंस ज़रूर क्रिएट करने का सोचा करें। एग्जैक्टली, बैलेंस इज द की। Yep. वो आपकी डाइट में भी हो सकता है, वो आपके कपड़ों में हो सकता है और आपके जो है ना वो मेकअप में भी हो सकता है। तो जनाब ये फाइनल लुक हमारे साथ है, लिपस्टिक लग रही है, उसके बाद हमारी मॉडल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। मिनिमल सा मेकअप आपको हमने करके दिखाया है कि आप अगर रोज़ाना डेली रूटीन में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपने किस तरह का मिनिमल सा और अच्छा सा मेकअप करना है। तो रुबाब हमारे साथ मौजूद थी, हमारे साथ समन ने ज्वाइन किया था, नाजिश ने ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और कि आप तीनों यहाँ पर आई। थैंक यू सो मच। रुबाब हो गया ना जी, चले जी, ये आप फाइनल लुक देख सकती हैं हमारी मॉडल की, बहुत ही खूबसूरत Very है। nice, और very decent, इसी के साथ nice। जनाब यहाँ पे एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। ख़ास तौर पर आजकल आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को मसल्स का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ख़ास करके घुटने का मसला, नी रिप्लेसमेंट आए रोज़ हम सुनते हैं। हमारे फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं कि जनाब उनके केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं और हमें ख़बर आती है कि जी फ़लाँ किसी का शख्स का जो ना नी रिप्लेस हो रहा है। तो ये नी रिप्लेसमेंट, घुटने की तब्दीली इतनी फ्रिक्वेंटली कैसे हो रही है और क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें इस नहज तक पहुंचना पड़ रहा है? इस पर बात करेंगे मज़ीद जॉइंट्स के हवाले से कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किस तरह हम उनको कर्टेल कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें किस तरह के लेने चाहिए। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज साहब हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए, जो घुटने की रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट, ये आजकल हर कोई सुनने, मतलब मेरे तो सुनने में आ रहा है 3-4 तो हमारी अपनी फैमिली में हो गए नी रिप्लेसमेंट के केसेस। तो इतने ज़्यादा कैसे होते जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि जॉइंट्स तो पूरी बॉडी के जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर जॉइंट की अपनी एक सिग्निफिकेंस है और इम्पोर्टेंस है और रोल है बॉडी के अंदर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो नी जॉइंट का है। उसकी वजह ये है कि नी जॉइंट ऐसा जॉइंट है जो आपकी पूरी बॉडी का वेट उठाता है और वेट उठा के चलता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये वेट बेयरिंग जॉइंट है तो इसमें वियर टियर और डैमेज भी जो है ना टाइम के साथ साथ बाकी जॉइंट्स की निस्बत ज़्यादा होता है, ओके, ठीक है। और आजकल जैसे आपने पॉइंट आउट भी किया है, हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से ये डैमेज जो है ना थोड़ा अर्ली होना शुरू हो गया है और ज़्यादा स्पीड के साथ हो रहा है। वो डैमेज जो 70-80 साल की एज में होना चाहिए वो 40-50 साल की एज में आजकल लोगों को हो रहा है। और उसकी मेन वजह ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लाइफ फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, सेडेंटरी स्टाइल, बैठे रहना और खाते रहना और जंक फूड्स खाना, अनहेल्दी फूड खाना, एक्सरसाइज कोई नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। और जो गैजेट्स आई हैं आजकल, कंप्यूटर और बाकी चीज़ें, रिमोट का कंट्रोल और लाइफस्टाइल जो है इतना कंफर्टेबल इजी हो गया है कि उसमें जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है और वॉक है, एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो गई है। हाँ, जिसकी वजह से वेट पुट ऑन होता है। हाँ। और वही वेट एक्चुअली फिर नी जॉइंट ने उठाना है, ठीक है। और वो नी जॉइंट जिसको नेचर ने डिज़ाइन किया है 70-80 केजी के लिए, उस पे अगर सारी उम्र के लिए 100 केजी और उससे भी ज़्यादा वेट पड़ा रहेगा तो ज़ाहिर है अर्ली डैमेज और सारा होगा। और बैठे रहने की वजह से फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो लिहाजा, और फिर स्पोर्ट्स इंजरीज में भी डैमेज होता है और फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आजकल जो है,
और जो बच्चे हमारे यंग आजकल वन व्हीलिंग करते हैं उसमें नी जॉइंट का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है और जॉइंट डैमेज हो जाता है और वो डिजनरेट होकर ख़त्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली यंगस्टर्स में भी कई दफ़ा चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है। तो बूढ़ों में तो फैमिली ट्रेंड तो एक होता ही होता है, लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल ये दो बहुत बड़ी रीज़न हैं। लेकिन ये अगर रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, अगर नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं तो वो उसकी क्या आप सजेस्ट करते हैं कि एज क्या होनी चाहिए? बिकॉज़ बहुत से लोग हैं वो आफ्टर 50 कहते हैं जी या 60 अगर हम नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, बिकॉज़ अब हमसे चलना फिरना बैठना उठना मुहाल हो गया है, तो फिर शायद आपका रिकवरी रेट बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज़ आपके अंदर उस तरह एनर्जी नहीं होती है, आपके लिगामेंट्स आपके मसल्स कमज़ोर हो गए हुए होते हैं, तो तब आपको नहीं कराना चाहिए। तो क्या सजेस्ट क्या किया जाता है डॉक्टर या आपकी तरफ से? देखिए जी, जब डैमेज स्टार्ट होता है या डिजनरेशन स्टार्ट होती है, घुटना घिसना शुरू होता है, तो हम पहले तो ट्राई करते हैं जो नेचुरल जॉइंट है इसी को ही जो है ना सेव किया जाए, ठीक है। इसी को ही सर्विसेबल बनाया जाए। तो उसके लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि एक तो इमीडिएटली अपना वेट कम करें, दूसरी नी की स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं, लेकिन वो फिजियोथेरेपी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन एडवाइस करे, ठीक है, वो फिजियोथेरेपी करें। और तीसरी बात यह है कि जो लाइफस्टाइल है, नीचे बैठना, लो सिटिंग करना, बहुत सारे लोग जो है ना नीचे बैठे रहते हैं, उनको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, स्टेयर्स को अवॉइड करे, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड करे। तो इस तरह से वो अगर डैमेज भी हो रहा हो तो उसको स्लो डाउन करके और टाइम गेन कर लिया जाता है। और कई दफ़ा लाइफ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती नी रिप्लेसमेंट करने की, लेकिन जो लोग ये एहतियातें नहीं करते अल्टीमेटली वो एंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं। एंड स्टेज हम उस वक्त कहते हैं जब पेशेंट कहता है कि मुझे इतनी दर्द हो रही है कि अब मेरा चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, मेरे घर के काम करने मुझे मुश्किल हो रहा है, मुझे कम्युनिटी में निकलना मुश्किल हो रहा है और मुझे दर्द के लिए रोज़ाना पेन किलर लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, और मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ तो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, वॉक नहीं कर पाता हूँ। तो फिर हम कहते हैं कि अब ये जॉइंट सर्विसेबल नहीं रहा है और अब ये स्टेज आ गई है कि इस जॉइंट को, नेचुरल जॉइंट को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए, सो डैट के वो अब दोबारा एक्टिव लाइफ जो है। डॉक्टर साहब, अगर रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं आप लोगों के पास, तो उससे पहले की क्या एहतियात होती है और उसके बाद की, अगर रिप्लेसमेंट हो गई है नी की, तो उसके बाद की भी क्या एहतियात होती है? जी एग्जैक्टली, आपने सही क्वेश्चन पूछा। और पेशेंट का ज़्यादातर ये क्वेश्चन यही जो आपने किया इससे रिलेटेड होता है कि जी मैं जॉइंट चेंज करवाने का मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों चेंज करवाऊँ। तो फिर हम उसको बताते हैं कि ये जो आप पेन किलर ले रहे हैं डेली बेसिस पे, एक तो ये दर्द भी आपकी ठीक नहीं कर रहे, चलना फिरना भी ठीक नहीं कर रहे, दूसरा ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पेन किलर जो होते हैं वो तो हफ्ता 2 हफ्ते के लिए तो ठीक होते हैं, लाइफ टाइम तो आप ले नहीं सकते। अगर इससे ज़्यादा टाइम पे 2-3 हफ्ते से ज़्यादा लेंगे तो उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिगर ख़राब हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है। पहले तो बॉडी का एक ही ऑर्गन घुटना ख़राब होता है, आप पेन किलर लेने की वजह से बॉडी के बाकी ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लिवर, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली बॉडी वो क्रिपल हो जाती है और टोटली अनफिट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये पेन किलर्स को अवॉइड करने के लिए, उनके साइड इफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए फौरी तौर पे आप जॉइंट जो है ना वो चेंज करवाएं, सो डैट कि उनके साइड इफेक्ट्स से आप बच सके और एक्टिव लाइफ में दोबारा वापस आए। हमें ज्वाइन किया है अशफाक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, क्या सवाल है आपका? ये मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र है 40 प्लस है, ठीक है, तो मेरे घुटनों से ना आवाजें आती कड़क कड़क की, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है, प्लीज ये बता देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। उनकी उम्र है 40 प्लस, 40 प्लस है और कह रहे हैं जी मेरे घुटनों से आवाज़ें आती हैं, तो उसका क्या इलाज है और क्या एहतियात कर सकते हैं? देखिए जी, आवाज़ें आने की एक ही वजह होती है कि जो जब लेग्स के जो टांगों के मसल हैं वो वीक हो जाते हैं। वो लोग जो रेगुलर वॉक नहीं करते, रेगुलर टांगों की एक्सरसाइज नहीं करते, उनके मसल लूज़ हो जाते हैं, लैक्स हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। जब वो वीक हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जॉइंट भी लूज़ हो जाता है। जब जॉइंट लूज़ होता है तो उठते बैठते जैसे किसी भी मशीनरी से लूज़ हो जाए कोई पुर्जा, तो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली ये भी एक बॉडी का पुर्जा है, जब ये लूज़ होता है तो इसमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अलार्म होता है कि आपके मसल्स, लेग्स के जो वीक हो रहे हैं, इनको एक्सरसाइज करके, वॉक करके स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपका मसल जो जॉइंट जो लूज़ हो गया वो दोबारा टाइट हो जाए और वो डैमेज से बच जाए।
ठीक है, तो मतलब आप जो है ना वो एक्सरसाइज करना शुरू जी, कर दें, exercise। वॉक करना शुरू कर दें, ताकि आपके जो जॉइंट्स से लूज हो रहे हैं वो ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए। और घुटने की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन से ये ट्रेनिंग लें और उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली दिन में 2-3 बार ज़रूर एक्सरसाइज किया करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे केसेस भी देखे जिनका एक नी रिप्लेस होता है तो उनका दूसरा भी ख़राब हो जाता है। जी। तो जिनके एक सही है और दूसरा जो है ख़राब है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए जी, ख़राब तो दोनों ही होते हैं, लेकिन अच्छा। नेचर की तरफ से एट ए टाइम इक्वल जो है ना उनको डैमेज नहीं होता। एक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, एक कम होता थोड़ा है, सा खराब कम होता होता है। हाँ। जो कम होता है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि जब तक ये काम कर रहा है इसको टाइम गेन करें और उसको रिप्लेस ना करवाएं। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर एक का आप करा रहे हैं तो साथ ही दूसरे का भी करा लें। नहीं, दूसरे का तो तब करना चाहिए जब दूसरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो और इक्वली ख़राब हो जितना दूसरा ख़राब है। अगर उतना ख़राब नहीं है तो फिर उसको टाइम देना चाहिए, वो टाइम गेन करना चाहिए। जितना नेचुरल जॉइंट जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उतने टाइम तक करते जाए। लेकिन जो ज़्यादा डैमेज हो गया हुआ है उसको चेंज कर दें। और दूसरी चीज़ होती है, जो ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ चेंज जब कर देते हैं तो दूसरा घुटना और कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप दोनों घुटने फिर अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरे जो घुटना थोड़ा सा ख़राब होता ज़रूर है, लेकिन उसकी लाइफ एक घुटना चेंज करने की वजह से बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ तब जाना चाहिए जब आपको डॉक्टर का है। जी, exactly। खुद से नहीं आपने करना कि डॉक्टर से जाके आप मशवरा करने के बगैर ही आप कह लें कि हमारी नी जो रिप्लेसमेंट करना शुरू कर दें। जी, एग्जैक्टली। ठीक है जी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि आजकल हमारी सोसाइटी में ये मिथ्स हैं, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी मसनूई जॉइंट है, इसको चेंज नहीं कराना चाहिए, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। सोसाइटी में इधर उधर बात हो रही होती है, लेकिन मैं सारे आपके रेफरेंस से पूरे जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आजकल इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इतने लेटेस्ट जॉइंट आए हुए हैं और इतनी स्किल और एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है कि अब जॉइंट्स के जिन लोगों ने आजकल जॉइंट चेंज करवा रहे हैं उनसे पूछें कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं डेली बेसिस पे नी जॉइंट रिप्लेस करता हूँ, डेली बेसिस पे। और फिर मेरे पास पेशेंट चेंज करवाने के बाद आते हैं, हमारे पास फीडबैक होता है और फिर जो नए पेशेंट्स आते हैं उनके साथ हम उनकी मीटिंग कराते हैं कि आप इनसे पूछें एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है और आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए जो जिन लोगों के जॉइंट्स खराब हैं वो इसका वेट ना करें, वो जॉइंट चेंज करवाएं और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा एक्टिव लाइफ उनकी एक सेकंड लाइफ उनकी स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, वक्त की शॉर्टेज थी, वरना हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे लेकर चलते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज साहब मौजूद है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।